देखो, एक आर्टिकल जो है इसका हेडिंग है ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। आप लोगों को इंडिविजुअली मैंने बताया है ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर, कभी कभी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर भी बताया है। आज दोनों को ऐड कर दिया गया है और ये बन जाता है ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन फिर भी यदि इंडिविजुअली भी पता हो ना आप लोगों को, तो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर किसको बोलते हैं। यदि ब्लू की बात करें हम, तो इसमें क्या आता है? वाटर बॉडीज आ जाएगा, जिसमें रिवर आएगा, टैंक्स आएगा, मतलब जो भी वाटर बॉडीज होते हैं ना, वो सारी चीजें आ जाएंगी ब्लू में। ग्रीन एनर्जी की बात करें तो आपको बहुत पहले से पता है कि मैं ट्रीज की बात करता हूँ, पार्क की बात करता हूँ, गार्डन्स की बात करता हूँ। तो ये ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को एक साथ यदि हम लेके बात करें कि किसको बोलते हैं, तो ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा नेटवर्क है जो क्लाइमेटिक चेंजेस जो हो रहे हैं ना आपके आसपास, अक्रॉस इंडिया भी कह सकते हैं या अक्रॉस द वर्ल्ड, इस क्लाइमेटिक चेंजेस को एड्रेस करता है और एक इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन का काम करता है। इकोलॉजिकल मतलब आपकी इकोलॉजी को रिस्टोर करता है। और यूं कहें बहुत सिंपल लैंग्वेज में, तो इंसान को नेचर के साथ कनेक्ट करता है। यही काम है ये ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का। अब राइटर मोटी मोटी बातें लिखते हैं, एकदम समझने वाली बातें। पहला इन्होंने ये लिखा है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के। तो पहला बेनिफिट इन्होंने इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स की बात कही है। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स तो होगा ना। आप देखिए, यदि ग्रीनरी बढ़ाएंगे तो क्यों नहीं इन्वायरमेंटल बेनिफिट होगा। या ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यदि हम बढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वाटर बॉडीज पे हम काम कर रहे हैं, और ये दोनों चीजों का अभाव हो रहा है धीरे धीरे। ग्रीनरी खत्म हो रही है, वाटर टेबल डिप्लीट कर रहा है डे बाई डे। तो ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर से आपके इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स हैं, और इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स होंगे तो आपका ह्यूमन हेल्थ ठीक होगा। ह्यूमन हेल्थ ठीक होगा तो आप नेचर के साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। तो और किस तरीके से ये किया जा सकता है? जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें हम ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हाउसिंग में, वाटर में, इन सब में ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज किया जा सकता है। और इस तरीके से आपका इन्वायरमेंटल बेनिफिट होगा, मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है यदि इसको यूज करोगे आप तो। बाकी चीजों को यूज ट्रांसपोर्टेशन में, फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हाइड्रोजन गैस के थ्रू भी हम ये क्या बोलते हैं, फ्यूल बना सकते हैं। उससे पोल्यूशन बहुत कम होगा। लेकिन अभी आप पेट्रोल यूज कर रहे हो या डीजल यूज कर रहे हो, हालांकि सीएनजी हर जगह पे नहीं है, मतलब इन जनरल मैं बता रहा हूँ, तो इससे तो पॉल्यूशन होगा ना, इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि आपके हेल्थ पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके साथ साथ सोशल बेनिफिट्स की बात करते हैं, तो इन्होंने बोला है कि सिटीज के कैरेक्टर को चेंज करने के लिए ये ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। सिटीज के कैरेक्टर को चेंज करने का मतलब कि जाहिर सी बात है कि वहां पे जो भी टेम्परेचर का रेशियो होगा वो कम हो जाएगा, और ग्रीनरी ज्यादा होगी तो उसकी एस्थेटिक वैल्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इथिकल वैल्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप जाके देखिए जहाँ बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, उसको एक ऐसे ही टूरिस्ट प्लेस मानते हैं। नॉर्थ ईस्ट में आप लोग मैक्सिमम लोग रहने वाले हैं, असम के हैं, अरुणाचल के हैं, तो वहां पे कितनी ज्यादा ग्रीनरी है कंपेयरिंग टू ये मेनलैंड एरिया जो भी यूपी और बिहार है। तो इसी वजह से वहां पे बहुत सारे लोग जाते हैं देखने के लिए। और चूंकि वहां पे ग्रीनरी ज्यादा है तो वहां पे पोल्यूशन लेवल कम है, वहां पे क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है। तो ये सोशल बेनिफिट्स की बात करें तो जाहिर सी बात है कि इसका सोशल बेनिफिट भी बहुत है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात करें तो अब इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो होगा ही। बहुत ज्यादा ग्रीनरी होगी, बहुत ज्यादा, मतलब ये ब्लू इकोनॉमी, ये ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो एकदम नॉर्मल एग्जांपल देखो ना, एसी हम नहीं चलाएंगे, समझ रहे हो ना, एसी नहीं चलाएंगे तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करेंगे। आप एसी चलाते हो तो उसमें से भी बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो आपके ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। और चूंकि ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो जाहिर सी बात है कि जो ये टेम्परेचर, एसी चलाने का जो खर्चा आता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने का खर्चा आता है, वो कम होगा। और कम होगा तो इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो होंगे ही। बट ये सब बेनिफिट्स तो हैं, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स हमने बता दिया आपको, सोशल बेनिफिट बता दिया आपको, इकोनॉमिक बेनिफिट्स बता दिया आपको। बट इसके साथ साथ चैलेंजेस भी। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसके फायदे हैं, लेकिन
क्या ये इम्प्लीमेंट बहुत इजीली किया जा सकता है? ऑब्वियसली नो, इसके साथ बहुत चैलेंजेस है। पहला इन्होंने ये बोला है रिकॉग्निशन ऑफ द सेंसस एरिया। अब रिकॉग्निशन ऑफ द सेंसस एरिया का क्या मतलब है कि सेंसस के हिसाब से तो ये पर्टिकुलर जगह पे ना एक अर्बन एरिया होना चाहिए, लेकिन वहां पे अभी तक म्युनिसिपालिटी नहीं आई है, अभी तक वहां पे पंचायती राज चल रहा है। आपको विलेज में आपको पता है पंचायत होता है, ये टाउन में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, वो सब कुछ को फुलफिल कर रहा है उस क्राइटेरिया को जो अर्बन एरियाज में होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वहां पे पंचायत, मतलब अभी भी उसको विलेज ही माना गया। ऐसे ऐसे करके 8,000 टाउन्स में इन्होंने बोला है कि 4,000 आधे से अधिक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरा का पूरा इनके पास वो क्राइटेरिया है फुलफिल करने का जो टाउन में होता है, इसके बावजूद उनको टाउन का दर्जा नहीं मिला है, अर्बन एरिया का दर्जा नहीं मिला। ये पहली बात है। तो कहाँ से यहाँ पे हो पाएगा ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, कहाँ से आप लगा पाएंगे? दूसरी बात इन्होंने बोला है लैक ऑफ एक्टिव मास्टर प्लान फॉर सिटीज। अब ये नाम से ही क्लियर है, एक्टिव मास्टर प्लान हर एक सिटीज के लिए नहीं है। और इन्होंने डेटा भी लिख दिया है कि 52% ऑफ स्टैट्यूटरी टाउन्स and 76% of the census town do not have any master plan. Statutory town का मतलब क्या हुआ? जो लॉ के हिसाब से बनाया गया है टाउन, उसमें से 100 में से 52 आउट ऑफ 152 टाउन्स ऐसे हैं जिनके पास कोई प्लान नहीं है इम्प्रूव करने का कि किस तरीके से इस टाउन को हम डेवलप करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। और 76% सेंसस के हिसाब से, जो अभी बताया कि सेंसस ने बताया कि 8,000 टाउन है आपके पास, तो सेंसस के हिसाब से 76% ऐसे टाउन है जिसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि किस तरीके से उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट है लैक ऑफ एडिक्वेट एंड टेक्निकली क्वालिफाइड प्लानर्स इन द पब्लिक सेक्टर। इन्होंने ये बोला है कि हर एक अर्बन सेंटर में एक प्लानर चाहिए, हर एक अर्बन सेंटर में। फॉर एग्जाम्पल यदि मान लो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, वहां उस पर्टिकुलर एरिया को, ईटानगर को डेवलप करना है, तो एक अर्बन प्लानर मिनिमम चाहिए वहां पे, लेकिन हर जगह पे एक अर्बन प्लानर नहीं है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, नीति आयोग की रिपोर्ट ये कह रही है कि अभी भी 12,000 अर्बन प्लानर की सिचुएशन वैकेंट है जिसको फुलफिल नहीं किया गया। तो कहाँ से आप उम्मीद करते हो कि ये डेवलप कर दिया जाएगा ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर? नहीं संभव है भाई, लोग ही नहीं रहेंगे तो कौन डेवलप करेगा? तो ये हो गया। नेक्स्ट है डिस्कनेक्ट बिटवीन अर्बन प्लानिंग एंड अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स। अर्बन प्लानिंग और अर्बन लैंड रिकॉर्ड के बीच में एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्शन है। डिस्कनेक्ट क्यों है? कि जो लैंड रिकॉर्ड्स है ना, उसकी जो मैपिंग है, नक्शा समझते हैं ना, वो रहता कहीं और है, उस मैप में दिखा कहीं और रहा है। मतलब एक सिंक्रोनाइज्ड वे में नहीं है, जो उसमें लिखा हुआ है उस हिसाब से नहीं है। और ये अर्बन प्लानिंग और ये अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स, जब तक इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन नहीं बनेगा ना, तब तक तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब मैप ही आपके पास सही नहीं है तो आप प्लानिंग कहाँ से करोगे? बहुत सिंपल सी बात है। तो मैप में रहता कहीं और है, वो जगह कहीं और शो करता है। तो जब और ये तो मैंने प्रैक्टिकली मैंने देखा है, तो वो मैं बता रहा हूँ। जिसने हिंदू में लिखा है अच्छा लिखा है, तो आप नहीं कर सकते हो। इसके बाद इन्होंने बोला है कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं आपकी जो ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही हैं। जैसे इन्होंने सिंगापुर का एग्जांपल लिया, जिन्होंने एक्टिव ब्यूटीफुल क्लीन वाटर प्रोग्राम स्टार्ट किया है। यूएसए ने ग्रे टू ग्रीन इनिशिएटिव की बात करता है, यूएसए में इस तरीके का प्लान चल रहा है। कनाडा में रेन सिटी स्ट्रैटेजी चल रहा है, और चाइना में स्पॉन्ज सिटी प्रोग्राम चल रहा है। तो ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं कहीं ना कहीं ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब वे फॉरवर्ड क्या होता है, हो सकता है? तो अब इन्होंने ये बोला है टुवर्ड्स नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, मतलब कि कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन निकाला जाए कि नेचर को हम हैम्पर नहीं करें, नेचर को नुकसान नहीं करें। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन का मतलब कि आपका जो सॉल्यूशन होगा वो नेचर पे एडवर्स इंपैक्ट नहीं करेगा। उसके बाद इंस्टीट्यूशनलाइजिंग अ ब्लू ग्रीन अंडर फ्रेमवर्क। इंस्टीट्यूशनलाइजिंग मतलब देखो, हर एक एरिया में ना, हर एक टाउन में अलग अलग चैलेंजेस है उसकी ज्योग्राफी के हिसाब से। तो वहां पे ब्लू ग्रीन फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है, लेकिन वन साइज फिट्स ऑल वाली कहानी नहीं होनी चाहिए। जो ईटानगर में जरूरत है वो सिलचर में जरूरत नहीं है, जो सिलचर में जरूरत है वो पटना में जरूरत नहीं होगा, और जिस चीज की पटना में जरूरत है उसका हैदराबाद में नहीं होगा। हैदराबाद का तो चलो ठीक है, हो गया होगा, लेकिन छोटा मोटा टाउन कोई आंध्र प्रदेश का ले लो, जैसे
विजयवाड़ा ले लीजिए, आप हनुमान जंक्शन ले लीजिए, वो सब छोटी जगह है। तो इन सबको इंडिविजुअली स्टडी करना है और इन सबके अपने चैलेंजेस हैं जो एक दूसरे से बहुत डिफर है। उस चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए उनकी प्लानिंग करने की जरूरत है। नेक्स्ट है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे टाउन्स हैं जो अपना एनुअल इन्वायरमेंटल रिपोर्ट सौंपते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि इन सबको कह दिया जाए कि अपना एनुअल इन्वायरमेंटल रिपोर्ट सौंपें, ताकि जब एनुअल ब्लू ग्रीन ऑडिट होगा सारे सिटीज का, तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि किसका बहुत खराब है और किसका बहुत अच्छा है, और उसी तरीके से उस जगह के लिए हम पॉलिसी बनाएंगे। ये एक अच्छी खबर है, अच्छी बात है और अच्छा सजेशन है, मैं इस बात को मानता हूँ। दिल्ली एक ऐसी जगह है जो अपना हर साल ये एनुअल रिपोर्ट्स देती है, और दिल्ली का ऐसा मानना है कि 2041 आते आते ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा हो जाएगा। दिल्ली पूरे इंडिया में दिल्ली ही एक ऐसी जगह है। लास्ट में इन्होंने ये बोला है कि मल्टी स्टेक होल्डर और मल्टी, मतलब जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, एनजीओ हो गया, सिविल सोसाइटी हो गया, और गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट प्लेयर्स हो गए, कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, सबको एक साथ आना पड़ेगा। एक साथ आके और एक एक मंच पे आके और आप डिस्कस करिए कि किस तरीके से हम ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा कर सकते हैं। लास्ट में फास्ट ट्रैकिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं। अब देखो, कोविड आने से ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो हमने टाइम दिया था ना, ये कहीं ना कहीं प्लस माइनस हो रहा है, क्योंकि कोविड से चीजें एकदम रुक गई। तो अब इन्होंने ये बोला है कि यदि ये ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हुए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करें, तो जल्दी हम अचीव कर सकते हैं, जितना भी आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 का आपने आइडिया दिया। आर्टिकल यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।